अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटी फार्मा सीपीएचएल की और इसके फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रिए बताया जाएगा कि इस कंपनी की मार्केट के अंदर करंट सिचुएशन क्या है, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इस कंपनी और इसकी जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से बहुत सी मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले अगर सिटी फार्मा के बारे में इन जनरल हम बात करें अदादोशुमार में जाने से पहले, तो सिटी फार्मा पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक नई कंपनी है। नई कंपनी से मुराद ये है कि स्टॉक मार्केट में नई कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी, इसका जो आईपीओ हुआ था वो लास्ट ईयर में हुआ था और जुलाई 2021 में इस कंपनी की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी और इस कंपनी ने अच्छा खासा इक्विटी गेन किया था इन टर्म्स ऑफ इट्स आईपीओ, और इसका आईपीओ जो है वो अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी फेस वैल्यू दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स की तरह ही 10 रुपये थी, लेकिन इसकी जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी वो 32 रुपये से हुई थी। और उसके बाद ये कंपनी, अगर इसके हम आगे मजीद जब रिजल्ट्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनिशियली 32 रुपये से स्टार्ट होने के बाद इस कंपनी के जो शेयर वैल्यू है वो 55 तक भी गई, लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसकी वो ये है कि इस वक्त इसकी करंट प्राइस 29.05 चल रही है। जबकि अगर हम 52 वीक्स की रेंज देखें, इन एक्चुअल अभी 52 वीक्स भी शायद इसको नहीं हुए हैं, क्योंकि जुलाई 2021 से अब तक का अगर हम देखें तो इसकी जो मैक्सिमम प्राइस रही है वो 55 रुपये रही है, जबकि इसकी जो मिनिमम प्राइस है वो 28 रुपये रही है। इसके बाकी अदाद शुमार में जाने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये जो कंपनी है ये एक्चुअल में किस तरह की प्रोडक्ट्स बना रही है और इसकी कोई ऐसी भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मशहूर व मारूफ हैं। तो पैरासीटामोल एक बहुत ही कॉमन ओवर द शेल्फ या ओवर द काउंटर एक ऐसी मेडिसिन है या ऐसी टैबलेट है या ऐसा सिरप है जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। तो ये कंपनी जहां और बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना रही है एपीआई सेक्टर के अंदर भी और फार्मूला सेक्टर के अंदर भी, तो उसमें इसकी एक जो सबसे मशहूर और मारूफ प्रोडक्ट है वो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल की टैबलेट्स और पैरासीटामोल का सिरप। तो इस लिहाज से इस कंपनी की जो प्रोडक्ट है या इस कंपनी का जो बिजनेस है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है बहुत से लोगों के लिए। अब हम थोड़ा सा मजीद बात करते हैं इस कंपनी के आदादोशुमार के बारे में। इस कंपनी का जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल अगर हम देखें तो वो 6.64 बिलियन है, और इसमें से एक बड़ी अमाउंट ऐसी है जो कि इसने अपने आईपीओ के जरिए कलेक्ट की थी। और उसके बाद अगर हम इस कंपनी की जो शेयर है उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो उसकी वैल्यू बनती है 9.08। बज़ाहिर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स जो हम इससे पहले इस चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं उनमें ज़्यादातर की प्राइस टू अर्निंग रेशो की जो वैल्यू होती है वो 5 से कम होती है और उसको अंडर वैल्यूड कहा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर का अगर हम देखें तो जो सेक्टर की एवरेज है वो 13 प्लस है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो का रिजल्ट आ रहा है 9.08, उसके लिहाज से आप इसको इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद द अदर प्रोडक्ट्स अदर स्टॉक्स फ्रॉम द सेम सेक्टर इसको आप अंडर वैल्यूड कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बीटा वैल्यू की बात करें तो वो 1.59 है, जो कि ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। बीटा वैल्यू अगर 1 से कम हो तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता और एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्टॉक समझा जाता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये वोलेटाइल स्टॉक है और इन टर्म्स ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन इसके अंदर भी बहुत फ्लक्चुएशन आती है। इस चीज को आप नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव इन टर्म्स के अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप स्विंग ट्रेडर्स हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उस केस में इस तरह के स्टॉक्स जिसके अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा हो, जहां पर प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, उसमें आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। लेकिन अगर आप एक स्टेबल कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस सेंस में हमेशा अगर बीटा वैल्यू 1 से कम हो तो उसको ज्यादा प्रेफरेबल समझा जाता है। उसके बाद इस कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो वो 6.07 बनता है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कीपिंग इन माइंड के पिछले अभी एक साल से कम हुआ है इसको स्टॉक मार्केट में, और कोविड की वजह से जहां पर बहुत सारे सेक्टर्स इंपैक्ट हुए हैं वहां पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने इस दौरान भी गेन किया है। उसके बाद अगर इसकी करंट रेशो की बात करें जो कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को डिवाइड करके निकलती है तो वो 3.53 बन रही है,
ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। इससे पता चलता है कि इस कंपनी के पास जो करंट एसेट्स हैं वो इसकी करंट लायबिलिटी से अच्छे खासे ज़्यादा हैं। और इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो 4.94% बन रही है। लेकिन यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर इस कंपनी की डिविडेंड की अभी कोई लंबी हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा अभी इन्होंने डिविडेंड दिया है जो कि 2021 में है। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने न सिर्फ ये कि डिविडेंड दिया 15% बल्कि साथ में 10% बोनस शेयर्स भी दिए हैं, जबकि कोई राइट शेयर्स नहीं दिए। तो इस लिहाज से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर भी अगर इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आते रहे तो उसकी बेसिस पे फ्यूचर में भी आप मजीद इसमें बेहतर डिविडेंड और बोनसेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो करंट रिपोर्ट है जिसको हम थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे, वहाँ पर आपको कुछ मजीद बातें बताई जाएगी कि क्या इस कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी प्रोडक्ट बेस बढ़ाने के लिए जो इनके टारगेट्स हैं वो क्या हैं। तो अगर हम इसकी परफॉर्मेंस, रीसेंट परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली देखें 1 मंथ की, 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की और 1 ईयर की, तो आपको टोटली रेड नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी में पिछले अगर 1 साल में ओवरऑल देखें तो इसका जो शेयर है वो नीचे गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनिशियली जब ये 32 से स्टार्ट होकर 55 पे गया, तो उसके बाद इसकी ज्यादातर आपको डिक्लाइन ही नजर आई होगी। तो 1 मंथ के अंदर भी इसने 16% लूज किया पिछले 1 महीने में। अगरचे पिछले 1 महीने में ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो ज्यादातर सेक्टर्स के अंदर, ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर आपको इसी तरह का बियरिश ट्रेंड ही नजर आ रहा है। और इस केस में हम देख सकते हैं कि इसकी बीटा वैल्यू भी 1.59 है। इसका मतलब है कि ये जो मार्केट की फ्लक्चुएशंस हैं, नेगेटिविटीज हैं, उसका ज्यादा इम्पैक्ट ले रहा है। तो इसमें आप इस नेगेटिविटी को अब समझने के लिए कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या आपके लिए वॉरिंग फैक्टर है, उसके लिए जब हम आगे इसकी फाइनेंशियल्स को मजीद डिटेल में देखेंगे तो तब हम बेहतर तौर पे इस पोजीशन में होंगे कि हम इसको एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर करें या इसको एक रिस्क कंसीडर करें। इन जनरल अगर देखा जाए तो इसकी जो प्राइस है वो 52 वीक्स के लो के आसपास है, तो वहां से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। लेकिन जैसे पहले भी मैंने वीडियोस में कहा कि इसको अपॉर्चुनिटी आप तब समझेंगे जब आप इसकी बाकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको भी एनालाइज कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा इसकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखते हैं, और ये वो हाइलाइट्स हैं जो कि हमने इसकी जो अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट एनुअल क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें से अखज़ की हैं। तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स में ये कह रहे हैं कि द सेल्स ऑफ द कंपनी इन 9 मंथ्स इज इंक्रीज्ड बाय 89% ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो पिछले साल के मुकाबले में इनकी 89% इंक्रीज नजर आया है सेल्स के अंदर, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। और आगे कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट आल्सो इंक्रीज बाय 118% ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो ये एक बहुत ही हौसला अफजा बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है पिछले 9 महीनों में, अगर उसको आप कंपेयर करें उससे प्रीवियस 9 महीनों के साथ, तो आपको 118% उसमें इंक्रीज नजर आया है। अब थोड़ा सा हम रिजल्ट्स को डिटेल में देख लेते हैं। अगर आप सेल्स देखें 9 मंथ्स एंडेड मार्च 31, 2021 को अगर हम कंपेयर करें 9 मंथ्स एंडेड मार्च 31, 2022, तो आप देख सकते हैं कि इनके जो नेट सेल्स, टोटल सेल्स हैं वो 4.01 बिलियन से बढ़कर 7.58 बिलियन पे चली गई, जो कि एक अच्छा खासा इंक्रीज आप कंसिडर करते हैं। और यही वजह है कि ऊपर इन्होंने मेंशन भी किया कि ये 89% इंक्रीज है। इसी तरह अगर हम क्वार्टर बेसिस पे देखें तो जो क्वार्टर एंडेड दिसंबर 31 और क्वार्टर एंडेड मार्च 31, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर भी आपको सेल्स के अंदर इंक्रीज नजर आ रही है। तो जो क्वार्टर 31 दिसंबर 2021 को एंड हुआ उसमें इनकी 2.85 बिलियन सेल्स हुई, जबकि उससे अगला जो क्वार्टर जो कि अभी रिसेंटली मार्च 31 में एंड हुआ, इसमें इनकी ये थोड़ा सा उससे कम है। मार्च दिसंबर 31 तक जो सेल्स थी वो 2.85 बिलियन थी, जबकि मार्च 31 की तक के जो क्वार्टर की है वो 2.74 बिलियन है। थोड़ा सा फर्क आपको इसमें नजर आ रहा है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो इनके जो उससे पहले इसको कंपेयर करें, अगर हम सितंबर 30, 2021 के क्वार्टर तक के, तो वहां पर 1.99 बिलियन थी, तो उससे ये अच्छी खासी ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर हम 9 मंथ में भी देखें तो हमें अब एक अच्छा खासा इंक्रीज नजर आ रहा है इसकी सेल्स के अंदर। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आप 9 मंथ्स के कंपैरिजन में देखें तो 369 मिलियन थी 9 मंथ्स एंडिंग मार्च 31, 2021, जबकि जो 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है 9 मंथ, उस तक का अगर हम देखें तो ये 780 मिलियन बन रहा है।
तो यहाँ पर भी आपको एक वाजे इंक्रीज नजर आ रहा है इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की परसेंटेज अगर हम देखें तो जो पिछले साल 2021 के 9 मंथ्स में वहां पर 9.21% था, जबकि जो 2022 के 9 मंथ्स का है उसमें 10.28% आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स की परसेंटेज नजर आ रही है, और यानी कि ये उससे ज्यादा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जो 2021 के रिजल्ट्स हैं एंडिंग मार्च 31, 2021, तो वो 252 मिलियन है, जबकि 2022 31 मार्च को अगर हम देखें तो 550 मिलियन से, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि तकरीबन उसके डबल के करीब है। और जो लास्ट जो इसका बॉटम लाइन होता है इसकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, वहां से इन्होंने इसकी जो समरी अखज की है जिसमें हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज देख रहे हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि इनका जो नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट परसेंटेज है वो वहां पर भी आपको वाज़े तौर पे इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। यहाँ आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो परसेंटेज है वो पिछले 31 मार्च 2021 में 6.29%, जबकि 31 मार्च 2022 को 7.26%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर टैक्स जो इनकी परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर नंबर देखें तो 252 मिलियन से 550 मिलियन पे गए। तो अब हम चलते हैं इस कंपनी की जो क्वार्टरली रिपोर्ट है उसके ऊपर। वहां से हम देखते हैं कि इस कंपनी की जो पिछले 9 मंथ्स के स्टैटिस्टिक्स हैं या पिछले क्वार्टर के स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या कह रहे हैं। इस कंपनी की अगर हम रिपोर्ट को देखें तो वहां पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि किसी भी कंपनी को जब आप एनालाइज करते हैं तो उसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं या उसके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है, ताकि बेहतर तौर पे आप समझ सकें कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है कि फॉलोइंग एक्सपेंशन इज अंडरवे। तो ये कंपनी बेसिकली एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर इंक्रीज कर रही है। तो एपीआई सेगमेंट में अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक डिमांड फॉर पैरासीटामोल विटनेस्ड अ सर्ज। Moreover, health awareness and health spending has also risen. Hence, CPHL intends to expand their existing capacity of 3,600 tons per annum of paracetamol to 6,000 tons per annum. तो ये पैरासीटामोल की डिमांड बढ़ने की वजह से कोविड के अंदर ये अपनी जो इनकी कैपेसिटी है 3600 टन से बढ़ाकर 6000 टन करना चाह रहे हैं। तो बीइंग एन इन्वेस्टर इन दिस कंपनी आपके लिए ये एक पॉजिटिव चीज होनी चाहिए कि इसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस को बहुत सीरियसली लेके आगे चल रही है, और इनके जो प्लान्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे आपको नज़र आ रहे हैं कि जिनका कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली पैरासीटामोल या इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी डिमांड विद द टाइम बढ़ती ही रहती है, और इस तरह की अगर ये डिमांड ज़्यादा लोग भी मीट कर सकते हैं तो इट मीन्स के मार्केट के अंदर इनकी पेनिट्रेशन मजीद बढ़ेगी और इनके सेल्स बढ़ेंगी, और डेफिनेटली उसका फ़ायदा इसके इन्वेस्टर्स को भी होगा। फर्दर टू दिस CPHL प्लान्स टू एड न्यू APIs टू इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। तो ये कुछ मजीद APIs भी उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। एक्टिव API स्टैंड्स फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो उसमें जो इन्होंने एडिशनल जो प्रोडक्ट अपनी ऐड करना चाहते हैं उसमें एब्सकॉर्बिक एसिड, उसके बाद क्लोरोक्वीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सल्फेट। वी डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, बिकॉज हमारा ये पर्पस भी नहीं है और फोकस भी नहीं है। वी जस्ट नीड टू नो कि ये इनकी फार्मास्यूटिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, और जो भी केमिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनकी ओवरऑल प्रोडक्ट लाइन में एडिशन कर रही हैं, तो दैट्स समथिंग पॉजिटिव। सब्सिक्वेंटली दीज विल आल्सो ऐड फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम टू द कंपनीज पोर्टफोलियो। तो इन्होंने डिटेल लिखी है कि एब्सकॉर्बिक एसिड की जो कैपेसिटी पर एनम ये एक्सपेंशन के बाद एक्सपेक्ट करें वो 1200 है, 1200 टन, जबकि क्लोरोक्वीन फॉस्फेट की 50 और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सल्फेट की 50। सो द थिंग इज के इस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से आपको ये पता चल रहा है कि कंपनी एक्सपेंशन मोड में है और अपनी प्रोडक्ट लाइन है उसको बढ़ा रही है और जो कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज कर रही है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको एज एन इन्वेस्टर आप पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद इन्होंने फॉर्मुलेशन सेगमेंट में भी लिखा है कि इन द फॉर्मुलेशन सेगमेंट द कंपनी इंटेंड्स टू बिल्ड 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टेकिंग टोटल कैपेसिटी टू 200,000 वायल्स और इंजेक्टेबल्स पर डे। तो बेसिकली जो इंजेक्टेबल्स हैं उसकी जो कैपेसिटी है उसको भी ये बढ़ाने के लिए अपने एक्सपेंशन कर रहे हैं, और इसी तरह जो ड्राई पाउडर और सस्पेंशन है इसकी भी 60,000 बॉटल्स पर डे, और जो कैप्सूल्स हैं उसकी 4.2 मिलियन पर डे पे लेके जाना चाह रहे हैं।
एंड टैबलेट्स जो हैं वो भी ये 4.5 मिलियन पर डे पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल दीज ऑल पॉइंट्स आर पॉजिटिव बीइंग एन इन्वेस्टर कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सीरियस है। अब हम जरा इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। अगर हम इसकी बैलेंस शीट को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी ने इक्विटी, अगर हम इसकी इक्विटी प्रोफाइल पे देखें या शेयर कैपिटल को देखें तो इसकी इक्विटी में आपको इंक्रीज नज़र आ रही है, जिसकी ऑब्वियसली रीज़न ये है कि इस कंपनी ने आईपीओ के थ्रू मजीद स्टॉक्स मार्केट में फ्लोट किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून 2021 में इसके जो शेयर्स थे वो 135 मिलियन, जबकि इनके आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्च 31 2022 में तो इनके जो शेयर्स हैं 228 मिलियन नज़र आ रहे हैं आपको। तो अगर उसको 10 रुपीज़ फेस वैल्यू के साथ इन्होंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो मेंशन की है। उसके बाद इनके आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू रिजर्व्स या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स वगैरह भी हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो कि इन्होंने कमाए हैं, अर्न किए हैं, लेकिन वो डिविडेंड की मद में अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको पे नहीं किए, बल्कि उनको उन्होंने अपने रिजर्व्स में रखा है। तो उसकी बेस पे आप देख सकते हैं कि इनका जो इक्विटी प्रोफाइल है उसके अंदर आपको एक इंक्रीज नज़र आ रही है। तो कैपिटल एंड रिजर्व्स अगर हम जून 30 2021 को देखें तो 4.36 बिलियन, जबकि मार्च 31 2022 में यानी कि 9 मंथ्स के बाद देखें तो वो 4.6 बिलियन आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम इनकी लाइबिलिटीज़ को देखें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इनकी जो 2021 जून में हम देखें जून 30 को तो वो थी 297 मिलियन, जबकि 2022 मार्च 31 में ये बढ़कर 413 मिलियन हो गई हैं। तो इनकी जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हुई हैं। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी आपको एक इंक्रीज नज़र आ रही है। तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होने का मतलब आपने ये लेना है कि आप यहाँ पे डिटेल भी देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोन्स लिए हैं, और इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर वो लोन्स लेके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं या अपने कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसको आपने इन लाइबिलिटीज़ को हम नेगेटिव नहीं समझेंगे, इनको हम पॉजिटिव समझेंगे अगर उनको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाता है। तो कोई भी कंपनी जो कि कैपिटल गेन कर रही है और उसके बाद अपने एसेट्स को बढ़ा रही है, तो उसके बाद डिपेंड्स के वो एसेट्स को किस तरह यूटिलाइज करती है, और अगर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है तो उसमें से डेफिनेटली फ्यूचर में उनको प्रॉफिट होगा। तो करंट लाइबिलिटीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर वो भी आपको 1.8 बिलियन से 2.6 बिलियन पे चली गई हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा इनके एसेट्स को भी देख लेते हैं। तो अगर एसेट्स में देखें तो नॉन करंट एसेट्स इनके 1.9 बिलियन से 2.4 बिलियन पे चले गए हैं, और जबकि जो करंट एसेट्स हैं वो अगर हम देखें तो 4.5 से 5.2 बिलियन पे। तो आप देख सकते हैं कि जो इनके करंट एसेट्स हैं वो 5.2 बिलियन है, जबकि इनकी जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो 2.6 बिलियन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकी करंट एसेट्स सिग्निफिकेंटली ज्यादा है करंट लाइबिलिटीज से। ये चीज हम करंट रेशियो के अंदर भी ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम चलते हैं इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ताकि वहां से भी हम मजीद इसको एनालाइज कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इनकी सेल्स, जिसको हम पहले इनकी जो हाइलाइट्स थी वहाँ पर भी हम देख चुके हैं कि यहाँ पर इनकी 9 मंथ की अगर हम देखें मार्च 31 से मार्च 31 2020 से लेके यहाँ पे 2022 तक अगर हम देखते हैं तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है 9 मंथ्स, लेकिन मार्च 31 से मार्च 31 2022 बेसिकली ये 9 मंथ्स नहीं बल्कि 1 ईयर बनता है। तो आई थिंक इट शुड हैव बीन जून 30 से लेके मार्च 31 2022। एनीवेज अगर हम इसकी सेल्स को देखें तो आप देख सकते हैं सेल्स इनकी 4 बिलियन से 7.5 बिलियन पे गई हैं, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को निकाल के जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 605 मिलियन से इंक्रीज हो गए 1.05 बिलियन पे चला गया 9 मंथ्स के अंदर। और उसके बाद अगर हम इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस को देखें और उसके बाद उनको निकाल के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मिला है तो 416 मिलियन था, और वो बढ़कर इन मार्च 31 2022 ये हो गया है बढ़कर 755 मिलियन। सो दिस इज अ बिग इंक्रीज। और उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल चार्जेस और अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस इन सारों को निकाल के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन को देखें
तो वहाँ पर भी आपको 369 मिलियन से 780 मिलियन तक एक जंप नजर आ रहा है। और फिर टैक्सेशन निकाल के जो प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि नेट प्रॉफिट होता है, जिसको बॉटम लाइन भी बोलते हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि 252 मिलियन से बढ़कर 550 मिलियन हो गया। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि आप इसके ईपीएस देखें, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर पहले आपका 252 मिलियन था लेकिन ईपीएस 3.3 थी। अब 550 मिलियन प्रॉफिट हो गया लेकिन ईपीएस कम हो गई है 2.43। इसकी सिंपल सी और ऑब्वियस सी रीजन ये है कि इन्होंने जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं आफ्टर आईपीओ। तो यहाँ पर जो 252 मिलियन है, इसको आपने डिवाइड करना है विद द नंबर ऑफ शेयर्स जो इनके उस वक्त थे। और उसके बाद जब मार्च 31 2022 तक यानी कि जो रिजल्ट है 550 मिलियन, इसको आपने डिवाइड करना है इसके जो अपडेटेड, यानी कि आपने बैलेंस शीट में भी देखा कि इनके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं तो इसको आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से जब आप डिवाइड करना है तो आपको नंबर जो मिलेगा ईपीएस का वो 2.43 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये ईपीएस इनका ओवरऑल कम हुआ है। उसके बाद अगर हम इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है। जो प्रॉफिट है उसको जो टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम आपको मजीद यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और उसके बाद आप जो कम्प्रिहेंसिव इनकम है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जो कि आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड सब्सिक्वेंटली टू द प्रॉफिट एंड लॉस, उसको भी इन्होंने यहाँ पे डाला है। तो उसके बाद जो टोटल आपको कम्प्रिहेंसिव इनकम है वो यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि 961 मिलियन थी फॉर द मार्च 31 2021, और जबकि 2022 तक ये 550 मिलियन, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन लैंड इसको ऐड किया है। इस वजह से पिछले साल की जो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया। तो अब हम इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि उसमें क्या फर्क आपको नजर आ रहा है। तो ये मार्च 31 2021 और मार्च 31 2022 की है, ये 9 मंथ्स की नहीं बल्कि 1 ईयर की है। तो यहाँ पर आप देखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक और वीडियो में, वहाँ पर आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग रिलेटेड जितनी भी कैश इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज हैं वो सारे आपको मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सारे डिफरेंट किस्म के जो कैश फ्लोज हैं, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं, उनको देख के टोटल देखें तो 31 मार्च 2021 में जो इनका कैश इनफ्लो था वो 459 मिलियन था, जबकि 31 मार्च 2022 में देखें तो ये 920 मिलियन है। सो इट्स सिग्निफिकेंट इंक्रीज। और इसमें आप थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि इनके जो कैश फ्लो में जो मेजर इंक्रीज आया है वो किस वजह से आया है। आप देख सकते हैं कि इनकी जो डिप्रिसिएशन है, जिसको यहाँ पर दोबारा से ऐड किया जाता है, वो 55 मिलियन है, जबकि पिछले साल ये 41 मिलियन था। उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस, वहाँ पर भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव नंबर नज़र आ रहा है, जो कि कैश इनफ्लो है 34 मिलियन, जबकि पिछले साल 22 मिलियन था। और इसी तरह बाकी बहुत सारे नंबर्स हैं जिसमें ग्रेजुएटी एक्सपेंस ये भी यहाँ पे प्लस किया गया है, पिछले साल इसकी वैल्यू 0 थी। और फिर बाकी बहुत सारी कैश फ्लोज को अगर आप टोटल मिलाकर देखें तो इनका जो प्रॉफिट है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वो इस साल में इंक्रीज हुए। और अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस इसके अंदर जब हम डालें और उसमें एडवांस डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स, ये इसमें से माइनस हुई हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2022 का जो रिजल्ट है उसके अंदर आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग जो कैपिटल चेंजेस हैं उसकी वजह से जो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको कम नजर आएगा, उसमें एक आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ें माइनस हुई हैं, जिसमें एडवांसेस, डिपॉजिट, प्री पेमेंट्स हैं, ट्रेड डेट्स हैं और स्टॉक इन ट्रेड और ट्रेड एंड अदर पेएबल। इन सारी चीज़ों को जो जहाँ पर आपको पैरेंथेसिस में नजर आ रही है माइनस हुई हैं। तो इसको मिला के अगर हम देखें तो ओवरऑल जो इनका ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस है, यानी कि कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है, लॉस तो इसको खैर नहीं बोलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले साल जो इनका कैश आउटफ्लो था वो 74 मिलियन था, जबकि इस साल 969 मिलियन है। तो दिस मीन्स कि इनकी जो कि इन्होंने ट्रेड डेट्स वगैरह, स्टॉक्स और एडवांसेस, डिपॉजिट्स और प्री पेमेंट्स, इसकी मद में बहुत सारा कैश आउटफ्लो किया है, इसलिए इनका कैश आउटफ्लो बढ़ गया है। इसी तरह अगर हम फाइनेंशियल चार्जेस पेड, इनकम टैक्स, वर्कर प्रॉफिट और वर्कर वेलफेयर फंड, इन सारी चीज़ों को भी मिला के नेट कैश फ्लो देखें फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो आप देख सकते हैं पिछले साल ये पॉजिटिव था, यानी कि इनको कैश इनफ्लो आया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 256 मिलियन, जबकि इस साल ये आउटफ्लो है
377.6 मिलियन। सो बेसिकली कैश जो इनके पास है वो कम हो गया है बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनके ऊपर क्या असर पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके ऊपर इन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया इस दफा, जो कि बनता है 229 मिलियन, जबकि ये पिछले साल था 100 मिलियन। और इसी तरह पेड फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर इट वाज 90.8 मिलियन, जबकि इस साल ये 134 मिलियन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग की मद में भी इन्होंने बहुत सारा जो कैश है वो आउटफ्लो किया है। और पेड फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, पिछले साल कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं थे, इस साल इन्होंने हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.06 मिलियन इन्होंने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट्स में डाला है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं इन्होंने 141 मिलियन, जबकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 433 मिलियन किए। तो इसको आप पॉजिटिव समझें कि इस कंपनी ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हैं जिसमें इन्होंने अपने कैश को डाला है। दिस मीन्स के कंपनी अपने कैश को ना सिर्फ अपनी जो मेन प्रोडक्ट लाइंस हैं उसके अंदर यूटिलाइज कर रही है, बल्कि डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही है। और डेफिनेटली जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स होंगे उसमें आप जब इनकी इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको इसमें से प्रॉफिट भी आपको नजर आ रहा होगा। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप देख सकते हैं कि 940 मिलियन इन्होंने इसमें इन्वेस्टिंग की मद में कैश आउटफ्लो किया, जो कि पिछले साल जस्ट 190 मिलियन था। तो बेसिकली कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के अंदर काफी अपनी अमाउंट को डाला है। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अगर हम देखें तो प्रोसीड्स लेस रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, इसी तरह इनके जो लीज रेंटल पेड्स है, डिविडेंड्स हैं, शॉर्ट टर्म बारविंग्स है, इन सबको मिलाकर अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पर भी कैश आउटफ्लो आपको अच्छा खासा नजर आ रहा है। लास्ट ईयर 136 मिलियन था, जबकि इस साल ये 403.5 मिलियन है, जो कि इन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यूज किया है। जबकि अब हम इन सारों को मिला के ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मिलाकर अगर हम टोटल देखें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर इनका 70.3 मिलियन का कैश आउटफ्लो था इन टोटल, जबकि इस साल जो इनका आउटफ्लो है वो 1.7 बिलियन है। सो बहुत ज्यादा पैसा जो इन्होंने अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हैं उसके अंदर आउटफ्लो किया है। और बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे जो इनका कैश था वो कितना है और एंड पे कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो लास्ट ईयर में ये 89.4, जबकि इस साल 89 मिलियन था, जबकि इस साल ये 3.07 बिलियन था। जबकि एट द एंड ऑफ द पीरियड चूंकि इन्होंने इसमें हमने ये जो टोटल इस साल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसको पिछले उसमें माइनस या प्लस जो भी हो रहा है वो करना है। तो उसकी बेस पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जो था और कैश एंड इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड वो आपको रिजल्ट में नजर आ रहा है कि एंड ऑफ द पीरियड 1.35 बिलियन, जबकि पिछले साल 19.08 मिलियन था। तो ये आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपैरिजन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये सब मिला के अब आप टोटल अगर आप देखें तो 19.087 मिलियन था, जबकि इस साल ये 1.35 बिलियन है। तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा निटिग्रिटीज़ में जाने के बजाय आपने सिर्फ इसमें से रिजल्ट्स निकालने हैं कि कंपनी की जो कैश है वो किधर जा रही है, क्या कंपनी अपने लोन्स को पे कर रही है, क्या कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, कंपनी की जो मेजर एक्सपेंसेस है वो किधर जा रहे हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आप इनकी स्टेटमेंट्स में से देखते हैं और उसकी बेस पे आप एनालिसिस करते हैं और आप बेहतर तौर पे कंपैरिजन करके कोई आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में हमने जो भी डिटेल्स देखी उसमें से इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन मेरी ओपिनियन यही है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगी और ये एक अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ द वे इट्स डूइंग इट्स बिजनेस। ये अपनी एक्सपेंशंस कर रही है, ये डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट लाइंस में इंक्रीज कर रही है। इसी तरह ये अपने बहुत सारी इसने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। तो ओवरऑल कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक डिमांड है। तो दिस ऑल स्टेट्स के इस कंपनी का एक फ्यूचर मौजूद है और जो ही स्टॉक मार्केट में अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी तो डेफिनेटली ये कंपनी भी आपको फ़ायदा देगी। और इसका अगर हम डिविडेंड और बोनस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अभी सिर्फ 1 साल इससे कम हुआ है इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में, लेकिन इसने डिविडेंड भी दिया है और बोनस भी दिया है। सो विद ऑल दिस आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कन्वे की गई आपके लिए मुफीद होगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी कमेंट्स हैं या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।